गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, है ना? फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया था। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से हमने पढ़ना था। लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने बताया था कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन जो पैरेलल टू द सरफेस लगता है ना। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, मोशन को या रिलेटिव मोशन को? किसको अपोज करता है फ्रिक्शन? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, है ना? लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखो स्टैटिक, मैंने दोनों एग्जांपल बताए थे लास्ट क्लास में भी। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया? सो when there is no relative motion between the surfaces of contact, तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? when there is रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस से स्लाइड हो रही हो, है ना? मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना भी बताया था लास्ट क्लास में। रिलेटिव मोशन मतलब एक सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन दूसरी सरफेस ऐसे स्लाइड हो रही हो। अगर स्लाइड हो रही है तो काइनेटिक लगेगा, और अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं या फिर रेस्ट पर है, ना तो इसके ऊपर स्लाइड हो रही है यहीं के यहीं है, या फिर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। समझ में आया? तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। और अगर स्लाइडिंग हो रही है तो कौन सा लगेगा? when there is relative motion between surfaces of contact, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। डिफरेंस समझ में आया? कब स्टैटिक लगता है, कब काइनेटिक लगता है? जैसे इसका एग्जांपल में लिखते हैं। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया, बट ये रेस्ट पर है, तो इसको किसने रोका हुआ है? फ्रिक्शन ने। और अभी कोई स्लाइडिंग हो रही है क्या? क्या? तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंबल होता है एफ एस, काइनेटिक फ्रिक्शन का सिंबल होता है एफ के। समझ में आया? इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने फोर्स लगाया और ये मूव कर रहा है, मूविंग, ये ग्राउंड के ऊपर स्लाइड हो रहा है, ठीक है, मोशन में इस तरफ। तो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तब भी फ्रिक्शन तो लगता ही है ना। तो कौन सा लग रहा होगा? काइनेटिक। तो किधर लग रहा होगा? पीछे। समझ में आया? एक और एग्जांपल, अब तुम्हें आंसर देना है। इस पर फोर्स लगाया, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, मूविंग टुगेदर, दोनों साथ साथ। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2
दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, मान लो यहां तक आ गए दोनों, तो ब्लॉक 1 और 2 के बीच में क्या कोई फ्रिक्शन लग रहा है? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो बिटवीन ब्लॉक क्या लिखेंगे हम? बिटवीन ब्लॉक 1 एंड 2 कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ बिटवीन ब्लॉक 2 एंड ग्राउंड, बिटवीन ब्लॉक 2 एंड ग्राउंड, 2 और ग्राउंड के बीच में तो स्लाइडिंग हो रही है, बट 1 और 2 के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है। समझ में आया? तो बिटवीन ब्लॉक 2 एंड ग्राउंड कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहचान में आ जाएगा कौन सा फ्रिक्शन लगता है कब। लिखो। हाँ, फ्रिक्शन नहीं आएगा। नहीं, पूरा सिलेबस दिया है ना तुम्हें। हाँ, ज्यादा एन लेके आएंगे। फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन अभी हुआ है क्या है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। हटा दूं? ऊपर ऊपर का हटा देता हूं। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दोनों ब्लॉक चल रहे हैं। तो बताओ 1 और 2 के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक लगेगा। कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा ना 1 और 2 के बीच में। क्यों लगेगा काइनेटिक? क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्या अगर दोनों की सेम स्पीड होती तो स्टैटिक लगता? दोनों की सेम स्पीड होती तो क्या लगता है? स्टैटिक। तो बिटवीन 1 एंड 2 कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और 1 एंड ग्राउंड? वो भी काइनेटिक ही लगेगा, क्योंकि जहां, ऐसे ध्यान रखो, जब भी स्लाइडिंग होती है, मींस रिलेटिव मोशन होता है, जब भी स्लाइडिंग होती है ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे सरफेस से स्लाइड करे तो काइनेटिक लगता है। और डायरेक्शन निकालना मैंने तुमको बताया था पहले भी। क्या इसमें डायरेक्शन बता सकते हैं? मुझे बताओ 2 और 1 के बीच में फ्रिक्शन जो लग रहा है वो काइनेटिक लग रहा है, तो बताओ किस 2 पर किधर लग रहा है और 1 पर किधर लग रहा है? मैंने क्या बताया था? दो पार्टिकल ले लो। मैंने बताया था ये दोनों पार्टिकल साथ में रहना चाहते हैं, है ना? ये दोनों पार्टिकल, हाँ, ये दोनों पार्टिकल साथ में जाना चाहते हैं, बट ये फर्स्ट वाला पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा है? 5 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 2 के रिस्पेक्ट में। अगर 2 के रिस्पेक्ट में 1 को देखो तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 5 से आगे निकल रहा है, तो इस पर तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। समझ में आया? और इस पे पीछे लगेगा तो इस पे आगे लगेगा। मतलब जो ये फ्रिक्शन लग रहा है
ये 2 पे आगे की तरफ लग रहा है और 1 पे पीछे लग रहा है, तो इससे क्या होगा, 1 की स्पीड धीरे धीरे कम होगी और 2 की बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन साथ में रखना चाहता है। समझ में आया? हम्म। तो ऐसे निकालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हटा दूं पूरा? हम्म। हाँ बोलो। किसमें? इसमें? इसमें? बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या था कि जैसे मैंने एक नीचे वाला ब्लॉक है उस पर फोर्स लगाया, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये था मूविंग टुगेदर। तो तुमने बोला सर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, साथ साथ चल रहे हैं, तो तुमने क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों के बीच में। अब मैंने पूछा कि बताओ किस पे किधर लगेगा, 2 पर, 1 पर। बताओ खुद से किस पे किधर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। मुझे बताओ 2 को, ये थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, 1 यहां आ गया, 2 यहां आ गया। मुझे बताओ 2 को कौन लेके आया? 1 लेके आया। क्या ये फोर्स लेके आया 2 को? टू को तो 1 ने फ्रिक्शन लगाया, 2 को तो कौन आगे ला रहा है? फ्रिक्शन ही ला रहा है ना, हमने पढ़ा था ना, फ्रिक्शन कैन क्रिएट मोशन आल्सो, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो 2 पर फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि 2 को यहां से यहां तक कौन लेके आया? फ्रिक्शन ही तो लेके आया, तो 1 पर पीछे लग रहा होगा। आया समझ में? हाँ। अब एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं फोर्स ऊपर लगाऊं, मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं, ये 2 ये 1, और फिर से साथ साथ चल रहे हैं, मूविंग टुगेदर। बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगा होगा? अच्छा यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं आया, नीचे नीचे कौन सा लग रहा है? एक काइनेटिक भी लग रहा है। अभी इसमें 1 वाले ब्लॉक पर ग्राउंड भी तो लगा रहा है, पीछे काइनेटिक। 1 पे तो दोनों लग रहे हैं, काइनेटिक भी फ्रिक्शन भी स्टैटिक भी, है ना? अब ऐसे इसमें भी 2 और 1 के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक ही लग रहा है। और 1 और ग्राउंड के बीच में काइनेटिक, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो स्लाइड कर रहा है। तो मुझे बताओ जो स्टैटिक लग रहा है 2 और 1 के बीच में, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, इसको यहां से यहां तक कौन लेके आया? 1 और 2 को। 1 को कौन लेके आया? 1 को तो कोई अलग से तो लग नहीं रहा, फोर्स फ्रिक्शन ही लग रहा है। तो 1 पे आगे लग रहा होगा फ्रिक्शन स्टैटिक वाला, और इस पे पीछे लग रहा होगा स्टैटिक, और एक काइनेटिक 1 पे तो पीछे लग ही रहा होगा, क्योंकि आगे स्लाइड कर रहे हैं। समझ में आया है? हम्म। लिख लो। तो ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन ही सीख रहे हैं, मैग्नीट्यूड अभी मैं पूछूं कितना लग रहा है तो बता नहीं सकते अभी हम, वो पढ़ना है उसके लिए अभी हमें। ठीक है, अभी सिर्फ मेन काम क्या है, डायरेक्शन निकालना, वो सीख गए। मैग्नीट्यूड तो इजी होता है।
लिख लिया? हम्म। अब फिर से लिखना टॉपिक, स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से लिखना। अब मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे उसका। लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अब मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे हम। डायरेक्शन निकालना आ गया सबको? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन तो क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है ना, इस पे मैं फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया मान लो 2 न्यूटन, और ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर मतलब इक्विलिब्रियम में। तो बताओ ये फोर्स बैलेंस होगा या अनबैलेंस्ड होगा? बैलेंस होगा। तो इसको किसने बैलेंस किया? फ्रिक्शन ने किया होगा। कितना लग रहा होगा? मैग्नीट्यूड बताओ। तो ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, 2 न्यूटन। कौन सा लग रहा होगा? स्टैटिक। समझ में आया? आया समझ में? अब जैसे मान लो मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूं, मैंने कर दिया 5 न्यूटन, अब भी रेस्ट पर है, तो क्या ये फोर्स बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? बैलेंस है। तो कितना लग रहा होगा? इस रेस्ट पर है तो कोई स्लाइडिंग हो नहीं रही, 5 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड निकालना आया क्या? कोई इसका फॉर्मूला है क्या कोई कि फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर आ जाएगा? ये तो एक्सटर्नल फोर्स पे और क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। समझ में आया क्या? मैंने 2 लगाया तो आपसे पूछा फ्रिक्शन कितना? 2। 5 लगाया तो आपसे पूछा फ्रिक्शन कितना? 5। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन भी समझ में आ गई? सब समझ में आ गया? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। और बढ़ाया मैंने 8 न्यूटन, अभी भी रेस्ट पर है। आपने देखा ही होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, हिल ही नहीं रहे, वहीं के वहीं है। ऐसा होता है ना? हाँ, अभी भी रेस्ट पर है। तो बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 8 न्यूटन। कौन सा लग रहा होगा? हाँ। अच्छा मान लो मैं फोर्स उधर लगाता, इतना ही, तो फ्रिक्शन किधर लगता? फ्रिक्शन राइट में लगता। समझ में आया? हाँ। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट वही है, तीनों केस में वही ऑब्जेक्ट है, मैं फोर्स चेंज कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन अपने आप चेंज हो रहा है या फिर मुझसे पूछ के कि सर आपने तो 2 से 5 हो गया, मैं भी 2 से 5 हो जाऊं क्या, ऐसे पूछता है क्या फ्रिक्शन? अपने आप ही चेंज होगा ना। देखो कोई टाइम लगा के इसको चेंज होने में? आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके देखा, 2 न्यूटन लगाया नहीं चला, 5 न्यूटन लगाया नहीं चला, फ्रिक्शन अपने आप उसी टाइम चेंज होता है। सो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? फ्रिक्शन में भी स्टैटिक वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। समझ में आई लाइन? सेल्फ एडजस्टिंग क्यों होता है? इवन डायरेक्शन भी ये खुद से चेंज कर लेता है। मैं अभी अभी तक इधर से खींच रहा था, अब मैंने सोचा मैं इधर से खींचता हूं इसको, तो फ्रिक्शन उधर लगेगा फिर। समझ में आया? तो डायरेक्शन भी ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है इसकी। मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है? तीनों का आंसर इसका, इसमें इस क्वेश्चन में आंसर है 2 न्यूटन, इस क्वेश्चन में आंसर है 5 न्यूटन, इस क्वेश्चन में आंसर है 8 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ये ऐसे ही निकालते हैं। समझ में आया? अब देखो
और बढ़ाता हूं मैं इसमें। मैंने इस बार फोर्स लगाया 10 न्यूटन और मुझे ऐसा फील हुआ कि अब ये चलने वाला है। जस्ट बिगिन टू स्लाइड बोलते हैं इसको, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, एक बैग है उसको आपको स्लाइड करना है, पुश करना है उसको, तो एक फोर्स ऐसा आता है उसके बाद वो हिल जाता है हल्का सा। समझ में आया क्या? फिर उससे ज्यादा लगाओ तो वो आराम से चलेगा फिर। मतलब ये क्या चीज है? मतलब होता क्या है कि जब भी एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं तो स्टेट फ्रिक्शन उसको रोकना चाहता है, बट उसकी भी तो एक लिमिट होती है। ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने इसके आगे हाथी बांध दिया फिर भी फ्रिक्शन नहीं जाने दूंगा मैं, तो ऐसा होगा क्या? एक लिमिट होगी ना कि उस तक ही ये फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से कम अंदर में आप फोर्स लगाओगे, जैसे यहां पर लिमिट कितनी है? 10 न्यूटन है ना? तो 10 से कम आप दिन रात लगाते जाओ फोर्स, सालों तक लगाते जाओ, नहीं चलेगा। 10 से कम लगाओगे तो सुबह से शाम तक लगाते जाओ, 10 से कम लगा रहे हो तो नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट। तो ये 10 क्या है? इसकी लिमिट है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं, इस केस में यहां पर मैं एफ एस ना लिख के एफ एस मैक्स लिखूंगा। लग तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहा है, अभी भी ये रेस्ट पर ही है, अभी भी ये रेस्ट पर ही है। समझ में आया क्या? बट मुझे यह पता लग गया है कि ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन में, मतलब इससे थोड़ा सा 10 से मैं थोड़ा सा 10.0000001 भी कर दूंगा तो ये चलने लग जाएगा। समझ में आया? तो ये एफ एस मैक्स, यहां पर एफ एस मैक्स इज इक्वल टू आया 10 न्यूटन। समझ में आया? अब अगर मैं इस पर फोर्स 10.0000 बहुत सारे जीरो के बाद 1 न्यूटन कर दूं तो ये चलने लग जाएगा। फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और वो कितना लगेगा उसका फॉर्मूला होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। समझ में आया? तो हर सरफेस की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एफ एस मैक्स क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये इसकी लिमिट है, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है कि इससे इतना तक तो रोक सकता है फ्रिक्शन, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो नहीं रोक पाएगा। समझ में आया? हाँ। तो अब ये लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला नहीं है कुछ भी। स्टैटिक फ्रिक्शन तो देखो हर क्वेश्चन में अलग आंसर आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, बट ये लिमिट कितनी है, कोई भी सरफेस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा उसका फॉर्मूला है हमारे पास। मुझे खुद से बताओ कि ये जो मैक्सिमम लिमिट है, किस जैसे कोई भी दो सरफेस है उनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा मुझे बताओ। क्यों फोर्स पे क्यों डिपेंड करेगा? फोर्स पे क्यों डिपेंड करेगा? फोर्स तो एक्सटर्नल चीज है, वो तो सरफेस कितनी रफ है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो मैं यहाँ बीच में ग्रीस लगा दूं, ऑयल लगा दूं सरफेस के बीच में, तब भी इसकी लिमिट 10 न्यूटन ही रहेगी क्या? फिर तो कम पे ही चल जाएगा ये। हाँ, तो किस पे ये मैक्सिमम जो लिमिट होती है किस पे डिपेंड करती है? एक तो सरफेस की रफनेस पर। समझ में आया? एक इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल कितना है, क्या उस पर भी डिपेंड करती है? जैसे मान लो मैं इस ब्लॉक के ऊपर मैं बैठ जाऊं, अगर मैं इस पे बैठ गया, अब आपसे बोलूं अब खींचो इस ब्लॉक को, तो अब भी लिमिट 10 न्यूटन ही है क्या? तो मेरे बैठने से क्या बढ़ गया? मेरे बैठने से इस ग्राउंड और सरफेस के बीच का नॉर्मल बढ़ गया। समझ में आया?
अरे समझ लो, वेट वेट पर भी डिपेंड करती है कि कितना वेट आप पुश कर रहे हो। वेट मतलब नॉर्मली तो यहाँ पे, समझ में आया? तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। फिर से बोल रहा हूं, ये इस फॉर्मूले से स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं निकलता है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, वो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा बताओ मुझे? हाँ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकलेगा इससे। तो जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम ही लग रहा हो। समझ में आया क्या? इससे तो हमें क्या पता लग जाएगा कि इससे हमें पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। अब देखो कि 10 से ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ये हमें देखना है। 10, फिर हमें पता लग जाएगा अगर 10 से कम लग रहा है तो इस ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और कितना लगेगा? जितना फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ 2 लग रहा है तो 2 लगेगा, 5 लग रहा है तो 5 लगेगा, 8 लग रहा है तो 8 लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इज लेसर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम इस फॉर्मूले से निकाल के चेक करेंगे सबसे पहले, उससे कम लग रहा है तो फ्रिक्शन भी उतना ही लगेगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। समझ में आया? और अगर एक्सटर्नल फोर्स इससे ज्यादा है, मतलब आपने फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो ऑब्जेक्ट अब चलेगा। मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट को चलाना है तो फोर्स कम से कम कितना लगाना चाहिए कि इससे तो ज्यादा ही लगना चाहिए सर। और अगर चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे अभी। समझ में आया? लिखो ये पूरा, ये भी लिख लेना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज, अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बाद में पढ़ेंगे। लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और ये सारे डायग्राम बना के लिखो। क्या? फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है देखो, मैं बताना भूल गया, तुमने पूछा नहीं। ये म्यू एस एक रफ, कितनी सरफेस रफ है वो ये म्यू एस बताता है। म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड एन इज नॉर्मल बिटवीन द surfaces। म्यू एस, जैसे मैंने बताया ना, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो सरफेस कितनी रफ है उस पे, तो वो जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वो फैक्टर है म्यू एस। अगर सरफेस ज्यादा रफ है तो म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी, सरफेस कम रफ है तो म्यू एस की वैल्यू कम होगी। मान लो आप ऑयल लगा दो सरफेस पर तो म्यू एस की वैल्यू कम हो जाएगी। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल हमें निकालना आता ही है, ग्राउंड और इसके बीच में नॉर्मल। ठीक है, जरूरी नहीं नॉर्मल हमेशा वेट के इक्वल हो। मैंने एनएलएम में क्वेश्चन करवाए थे, नॉर्मल हमेशा वेट के इक्वल होता है क्या? जैसे इंक्लाइंड प्लेन पर है तो नॉर्मल हो जाता है mg cos थीटा, होता है कि नहीं होता है? या फिर ऐसे ऐसा ऐसा फोर्स लग रहा है मान लो, तो इसके इस कंपोनेंट और ये इस कंपोनेंट की वजह से भी नॉर्मल चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो नॉर्मल हमेशा mg के इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल निकालने के लिए टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ऐसे करते हैं ना हम। हम्म, हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है? मैक्सिमम लिमिट बताता है कि कितना फोर्स, कितना स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है। फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स है ना फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन इज ए फोर्स, इट इज ए कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। ये एक ब्लॉक है जो रेस्ट पर है 2 kg का, इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.5। कैलकुलेट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा है इसमें। टेन लग रहा है। मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं देना है। तुमने क्या किया, एफ एस मैक्स 0.5 इंटू नॉर्मल कितना है यहाँ पे, नॉर्मल है 20 न्यूटन, तो तुमने क्या बोल दिया सर 10 न्यूटन लग रहा है। अरे अगर फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगता, मान लो, किधर लगता पहले तो ये बताओ। अरे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा, फ्रिक्शन तो रिक्वायरमेंट होती है तब लगता है। वो सारे पार्टिकल वैसे ही साथ साथ है, उनको कोई अलग ही नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन तो तब लगता है जब पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। तो बताओ कितना आंसर आएगा। ये तो मैक्सिमम लिमिट निकाली है आपने, ये थोड़ा ना बताया कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन 0 लग रहा है। समझ में आया। ये लिखना है क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आ जाता है जल्दबाजी में। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का तो ये फॉर्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन का है क्या, मुझे बताओ। ये तो मैक्सिमम कितना लग सकता है उसका फॉर्मूला है। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स फॉर्मूला है क्या, मुझे बताओ। तो फिर आंसर कैसे दोगे जब फॉर्मूला ही नहीं है। दिमाग दिया भगवान ने सबको, समझ में आया। वैसे दोगे सर हमारे माइंड का यूज करके आंसर देंगे, ऐसे बोलो, ठीक है। तो अब बताओ मुझे आंसर। एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, बताओ कि हाँ कितना आंसर है। क्वेश्चन आया, सबसे पहले तो आपको ये निकालना जरूरी है एफ एस मैक्स। क्यों, तभी तो पता लगेगा कि फ्रिक्शन कौन सा है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, तभी तो पता लगेगा। समझ में आया। अब देखो, सिंस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लेस देन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा। अरे स्टैटिक लगेगा ना, और अगर स्टैटिक लगेगा तो कितना लगेगा, 4 न्यूटन। समझ में आया। सेम क्वेश्चन है, फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा 8 न्यूटन, ये आंसर है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एफ एस मैक्स निकालेंगे, वो कितना आएगा 10 न्यूटन। तो एक्सटर्नल फोर्स इससे कम लग रहा है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो ये समझ में आना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और ये भी समझ में आना चाहिए कितना लगेगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि रेस्ट पर है ना ये। कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसमें फोर्स बैलेंस होते हैं, ऐसे बताना है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का आंसर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आया। सेम क्वेश्चन, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, कितना लगेगा। हाँ,
ये हमने क्या चेक किया, एफएस मैक्स निकाला, वो भी 10 न्यूटन आया। तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट चलता तो नहीं है, क्योंकि अभी भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज अभी भी स्टैटिक ही है ये फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक ही फ्रिक्शन है वो, समझ में आया? तो कितना आंसर आएगा? 10 न्यूटन। और इसको बोलते हैं जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन। अब ये तैयार है, अगर आप इससे हल्का सा भी ज्यादा लगा दो ये चलेगा। जस्ट बिगिन टू स्लाइड, समझ में आया? सेम क्वेश्चन, अगर फोर्स अब मैंने कर दिया 10.00000001, बताओ अब कौन सा लगेगा? तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा वो हम देख लेंगे, समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन हम पढ़ क्या रहे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है क्या? वो तो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, बट ये जरूर है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखा जीरो से शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आया था जीरो से लेके मैक्सिमम कितना होता है, एफएस मैक्स। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन इससे और इसके बीच में ही लगेगा, समझ में आया? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो इसके बीच में कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, समझ में आया? लिख लो। ये ब्लॉक अभी रेस्ट पर है, नीचे स्लाइड नहीं हो रहा है, ये ब्लॉक अभी रेस्ट पर है, नीचे स्लाइड नहीं हो रहा है। तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा? हमें क्या बताना है, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, किधर लग रहा है और कितना लग रहा है? काइनेटिक लग रहा है, चल कहाँ रहा है लेकिन वो रेस्ट पर ही। किधर लग रहा है और कितना लग रहा है? ये तो पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो स्टैटिक ही लगेगा ना। स्लाइडिंग हो रही है क्या, रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? यस। किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। इसके mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, इसको नीचे ले जाना चाहता है, सारे फोर्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, mg नीचे लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इधर आएगा, ये एंगल थीटा है, तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा mg कोस थीटा और एक आएगा mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा वाले फोर्स की वजह से नीचे जाना चाहता है, बट ये जा नहीं रहा है, क्वेश्चन में गिवन है ये रेस्ट पर है, तो मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा, mg साइन थीटा, ये आंसर है इसका। समझ में आया? म्यू एस जहां लिखा था ना, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वहां पे लिख लेना इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट।
इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। म्यू एस जहां पे आपने लिखा था ना, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वहां पे लिख लेना इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब सरफेस रफ है या स्मूथ है उस पर डिपेंड करता है म्यू एस की वैल्यू। ठीक है, कॉन्टेक्ट। अब लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन देखो, आप सबने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो शुरू में बहुत बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना? और एक बार वो चलने लग जाए तो फिर कम लगाना पड़ता है। एक बार वो चलने लग जाए तो कम लगाना पड़ता है ना? चलाने से, मोशन में आने से पहले उसको एक बार मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ज्यादा मतलब कितना? ये मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इससे ज्यादा लगाना पड़ता है। एक बार आपने इससे ज्यादा लगा दिया और ऑब्जेक्ट चलने लग गया तो फिर कम लगाना पड़ता है। समझ में आया क्या? ऐसा देखा है ना? इससे इससे हमें क्या पता लगता है, मतलब इससे क्या समझ में आया कि एक बार ऑब्जेक्ट चलने लग जाए तो जो फ्रिक्शन लगता है वो कम हो जाता है। फिर एक बार ऑब्जेक्ट चलने लग जाए उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट चलने के बाद जो, जैसे ये मैंने यहां पर ये फोर्स मैक्सिमम चल जितना चाहिए उससे ज्यादा लगा दिया तो ये चलने लग गया। अब चलने के बाद ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसकी वैल्यू कम हो जाती है। समझ में आया? हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन ही हो, तो एक बार चलने के बाद फिर मैं अगर 9 न्यूटन भी लगाऊं तो भी चलेगा। समझ में आया? जैसे मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन की इसमें वैल्यू 8 न्यूटन ही है, तो चल जाने के बाद मैं 9 न्यूटन लगाऊं, कम भी कर दूं फोर्स तो भी चलेगा, बट चलने से पहले 9 न्यूटन लगाऊं तो चलेगा क्या? एक बार तो आपको इसको चलाना ही पड़ेगा, तो कम से कम 10 से ज्यादा लगाना ही पड़ेगा, बट एक बार चल गया तो फिर उससे कम भी लगाओगे ना तो भी चलेगा ये। समझ में आया? हाँ, एक्चुअल में होता क्या है, ये फ्रिक्शन क्यों होता है? ये फ्रिक्शन होता क्यों है सरफेसेस के बीच में? जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इसके बीच में जो सरफेसेस है इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें जूम कर कर एकदम, तो जो दोनों सरफेस होती है वो बहुत रफ होती है, ऊपर नीचे होती है, हिल्स एंड वैलीज होती है उसमें। क्या होती है? हिल्स एंड वैलीज। तो ऐसे इंटरलॉकिंग भी होती है इनके बीच में। ठीक है, ऐसे इंटरलॉकिंग का मतलब समझ में आया कि ऊपर वाले सरफेस का जो वैली है या हिल है वो इसके वैली में फंस जाता है, ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाती है दोनों सरफेस के बीच में। समझ में आया? उसके अलावा कुछ कुछ जगह पर, जैसे यहां पर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां जहां पर उनके कांटेक्ट हो रहे हैं वहां पे बॉन्ड्स बन जाते हैं। मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास बहुत प्रेशर से एक दूसरे के पास बहुत जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आया क्या? उनके क्या बन जाते हैं? बॉन्ड। अब जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको आपको चलाना है, इसको मुझे चलाना है, तो मुझे किन किन वजह से फोर्स लगाना पड़ेगा? एक तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह लिए,
ये जो बॉन्ड बन गए इनको ब्रेक करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? और एक ये जो इंटरलॉकिंग होती है, इसको उठा के निकालना है ना ऊपर, सारे वैलीज जो हिल्स में फंसी हुई है, या हिल्स जो वैलीज, उनको सबको निकालना है, इंटरलॉकिंग को ओवरकम करना है मुझे। तो दो रीजन की वजह से मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। समझ में आया? मान लो इंटरलॉकिंग नहीं होती और बॉन्ड भी नहीं बनते, तो फिर तो मैं इसको जरा सा टच भी करता जिसमें ये परमानेंटली चलता रहता। समझ में आया? हम्म। तो इन दो रीजन की वजह से मुझे फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब इन्हीं दो रीजन की वजह से फ्रिक्शन आता है इसमें। यही दो रीजन है जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया? हाँ। अब जैसे मैंने इसको अब इसको मैंने चला दिया तो बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, हुए कि नहीं हुए? बार 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 बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ओनली क्या बचेगा फिर, इंटरलॉकिंग वाला फोर्स ही हमें लगाना पड़ेगा। तो एक बार ऑब्जेक्ट चलने लग जाए तो फिर बार बार बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत तो है नहीं, फिर सिर्फ किसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ता है? इंटरलॉकिंग के अगेंस्ट। इसलिए चलने के बाद थोड़ा फोर्स कम लगाना पड़ता है, कम फोर्स में भी ऑब्जेक्ट चलता है। समझ में आया? इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई फिक्स वैल्यू होती ही नहीं है। किससे कम होता है? एफएस, हाँ, एफएस मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। समझ में आया? हम्म। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा सबने? इसमें लिख लो इसमें लिख लो वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द surfaces, whenever there is relative motion between the surfaces, whenever there is relative motion between the surfaces, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन इसका फॉर्मूला होता है फिक्स। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में तो प्रॉब्लम है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो कितना भी लग सकता है ना? बट उसका भी तरीका सिंपल है। अगर फोर्स एक्सटर्नल मैक्स एफएस मैक्स से कम लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा? जितना एक्सटर्नल फोर्स है ना? बट काइनेटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू होती है, इतना ही लगेगा अगर लगेगा तो। और ये कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट चलने लग जाए, जब रिलेटिव मोशन होने लग जाए तब लगता है ना? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है ये फिक्स है, इसको आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू के एन। वहां पे हमने म्यू एस एन क्या था? वो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला था या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था? हाँ, फिर से पूछ रहा हूं मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला होता है क्या? यस। हम्म। तो सबको समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? हम्म। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, अब ये म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एन इज नॉर्मल, एन तो वही है। मुझे बताओ म्यू एस से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर ज्यादा होता तो एफ एस मैक्स का भी तो यही फॉर्मूला है। एफ एस मैक्स का क्या फॉर्मूला है? म्यू एस एन। अगर म्यू के ज्यादा होता तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स से बड़ा होता फिर, और अगर बड़ा होता तो ऑब्जेक्ट चलता ही नहीं, फिर तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। समझ में आया? म्यू के इज लेस देन म्यू एस होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मैंने बताया ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं चलते वक्त तो। समझ में आया? ओनली इंटरलॉकिंग ही तो रहती है बस। आया समझ में? हम्म।
एफ, अरे काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा इक्वली लगता है। मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन ने कब तक रोका हुआ है, कब तक फ्रिक्शन रोक सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। एक बार चलने के बाद तो फिर कांस्टेंट लगता है फ्रिक्शन। समझ में आया? हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, इसका तो फिक्स फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बस इसमें वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। समझ में आया? हम्म। इस क्वेश्चन में बताओ फ्रिक्शन कितना है और एक्सेलेरेशन कितना है, बताओ। स्टैटिक लगेगा। कितना लगेगा? यस। देखो इसमें हमने देखा था ना, एफ एस मैक्स निकाला था हमने। एफ एस मैक्स क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, एन इसमें नॉर्मल 20 न्यूटन है, नॉर्मल वगैरह तो सबको निकालना आता है ना। हाँ, एक बार नॉर्मल भी दिखा देता हूँ वरना सोचोगे नॉर्मल कितना कैसे आता है। ये 2 kg है, इसका 20 न्यूटन वेट नीचे लग रहा है, तो ऊपर नॉर्मल ने बैलेंस किया हुआ है, तो नॉर्मल कितना, ये सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, सो म्यू एस कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है 20, तो ये कितना आया 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ही लग सकता है। अगर इससे कम लग रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, इससे ज्यादा लग रहा है तो चलेगा। मुझे बताओ ये ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? ये ज्यादा है तो चलेगा ऑब्जेक्ट इस तरफ, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला फिक्स है, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.4, नॉर्मल कितना है 20, तो आंसर कितना आएगा 8 न्यूटन। तो बताओ एक्सेलेरेशन कितना आएगा? एक्सेलेरेशन आएगा नेट फोर्स 12 - 8, 12 - 8/2। आया क्या समझ में? हम्म। डन। हो गया?
चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइव केजी का ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4, इस पे एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स सबसे पहले लगा 10 न्यूटन, फिर लगा 25 न्यूटन, फिर लगा 35 न्यूटन, फिर लगा 30 न्यूटन, फिर लगा 25 न्यूटन। हमें बताना है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलेरेशन। क्या? हाँ, क्योंकि दोनों बार अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलेरेशन। इसको 30 कर देते हैं, इसको 35 कर देते हैं। यही वाला मतलब इस क्वेश्चन में फोर्स ऐसे लग रहे हैं कि पहले 10 लगा नहीं चला, 25 लगा नहीं चला, 30 लगा नहीं चला, 35 लगा चल गया, फिर मैंने चलने के बाद फोर्स को कम कर दिया। ऐसा नहीं रोका फिर फोर्स लगाया, ऐसे नहीं किया मैंने, चलने के बाद मैंने फोर्स को कम कर दिया। समझ में आया? हाँ, देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले तो नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल इस केस में 50 आएगा। नॉर्मल निकाल के बताऊं क्या? फिर एफ एस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लो, वो होता है म्यू एस इंटू एन, तो 0.6 इंटू 50 कितना आएगा? 30 न्यूटन, है ना। अब देखो एक केस में 30 से भी ज्यादा लग रहा है, मतलब काइनेटिक भी लगेगा, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लो, पहले से ही निकाल के रख लो। वो होता है म्यू के इंटू एन, तो 0.4 इंटू 50 कितना? 20 न्यूटन। समझ में आया? अब देखो फर्स्ट केस में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, एफ एस मैक्स है 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा स्टैटिक, और कितना लगेगा? 10 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि रेस्ट पर ही रहेगा ना ऑब्जेक्ट। तो डायग्राम बना के बताऊं क्या? और एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 0। ठीक है, सेकंड केस में फोर्स कितना है? 25 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी 25 न्यूटन ही लगेगा। अभी भी मैक्सिमम वैल्यू से कम ही लग रहा है फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स भी। एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 0। थर्ड में फोर्स कितना है? 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी 30 लगेगा स्टैटिक वाला, मैक्सिमम लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? मैक्सिमम तक आ गया अब 30 न्यूटन, और एक्सेलेरेशन 0 अभी भी है, तो रेस्ट पर ही। अब 30 से थोड़ा भी ज्यादा बढ़ा दो तो चलने लग जाएगा, और काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक कितना लगता है? 20। तो यहां पे देखो फोर्थ केस में कितना लग रहा है? 35 न्यूटन, 35 लग रहा है ना, तो 35 लग रहा है फोर्स, तो काइनेटिक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? हाँ, और हमने पहले ही निकाल लिया था वो, कितना लगेगा? 20। मास कितना है? 5 kg, तो फ्रिक्शन तो आ गया 20,
फ्रिक्शन भी बता दिया कौन सा, काइनेटिक, और एक्सेलेरेशन कितना आएगा 35 माइनस 20, 15/5 इतना आएगा। लास्ट केस, फिफ्थ केस, फोर्स 25 न्यूटन कम कर, मतलब मैंने फोर्स को रिड्यूस कर दिया, बताओ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा या अब भी चलेगा? चलेगा, क्योंकि काइनेटिक 20 है। अगर आप इससे कम कर दोगे, काइनेटिक 20 लग रहा है, इससे ज्यादा लगाओगे तो चलता रहेगा हमेशा। काइनेटिक एक बार चला दिया आपने तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा लगाते जाओ, हमेशा चलता रहेगा। समझ में आया? फिर इसको नहीं देखना है, ये तो एक बार चलाने के लिए इसको देखते हैं, एक बार चलने के बाद फिर इसको देखते हैं। समझ में आया? तो कितना लग रहा है? काइनेटिक तो कांस्टेंट ही लगता है, कितना? फ्रिक्शन तो इतना ही लग रहा है, फ्रिक्शन भी निकालना है, एक्सेलेरेशन भी निकालना है। एक्सेलेरेशन कितना? 5/5, 25 माइनस 20 मतलब 5/5, कितना आया आंसर? समझ में आ गया क्या सबको? मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से समझ में आया, फिर भी तुम शीट में क्वेश्चन नहीं करते हो, सिंपल भी डाउट पूछते हो, तो ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब ऐसा मैं कुछ भी दे दूं तुम नहीं कर पाओगे क्या, मुझे ये बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना? डन। अब लिखो ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड फोर्स अप्लाइड, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड फोर्स अप्लाइड। नहीं वही चल रहा है। देखो अभी हमने देखा था कि जो भी हम फोर्स लगाते हैं तो शुरू क्या, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड फोर्स अप्लाइड। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये एफ इस, ये फोर्स जो लग रहा है, ठीक है? हाँ, इस पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के, है ना? तो मुझे बताओ एफ एस मैक्स कितना लगेगा? म्यू एस इंटू एन। तो जब तक इफ एफ इज लेसर देन एफ एस मैक्स, अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है इससे कम है तो ये ब्लॉक चलेगा क्या? रेस्ट पर ही रहेगा। हाँ, और फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना एफ की वैल्यू है। तो जैसे मैंने मान लो मैंने लगाया एफ 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगेगा। मैंने एफ लगाया 2 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 2 लगेगा। मैंने एफ लगाया 3 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 3 लगेगा। स्टैटिक वाला ऐसा कब तक लगेगा? हाँ, जब तक मान लो मैंने लगाया 4 तो फ्रिक्शन भी 4 लगेगा। मान लो मैंने लगाया 5 तो फ्रिक्शन भी 5 लगेगा। मान लो ये 5
5 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तब तक तो जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। तो इन सबको मैं ज्वाइन करूं तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया? समझ में आया? हम्म। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है। और अगर मान लो एफ इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स हो जाए तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक लगता है। और मुझे बताओ वो काइनेटिक फ्रिक्शन कम लगता है या ज्यादा? ज्यादा लगता है। कम लगता है ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो जैसे आपने ये फोर्स को, ये देखो ये वो फोर्स है और ये एफ एस मैक्स की वैल्यू है, दिस इज एफ एस मैक्स, है ना? जैसे ही आपने काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? म्यू के एन। तो म्यू के एन तो म्यू एस एन से कम ही होगा ना। ये इतना म्यू एस एन है, ये एफ एस मैक्स यहाँ 0 है, यहां से लेके यहां तक ये कितना है? म्यू एस इंटू एन। समझ में आया? अब जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा थोड़ा सा कम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, मैंने बताया था ना कांस्टेंट लगता है उसके बाद। तो फिर आप फोर्स बढ़ाते जाओ, फोर्स कितना भी लगाओ काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, ये कम होके ये ऐसे कांस्टेंट लगेगा। समझ में आया? ग्राफ बना लो। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए तो सही। क्या? अभी देखा था ना हमने कि जैसे मैक्सिमम वैल्यू से जैसे आप फोर्स ज्यादा लगाते हो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और वो कम हो जाता है, इसलिए वो कम हो गया यहाँ पे। एकदम से कम होता है ना सडनली, जैसे जस्ट बिगिन टू स्लाइड होता है उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन एकदम से कम हो जाता है। हाँ, क्या चीज? एफ के मैक्स होता ही नहीं है, एफ एस मैक्स होता है। ना पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आया क्या? ये यहां से यहां तक ये कितना है? ये एफ एस मैक्स है, ये होता है म्यू एस एन। और ये यहां से यहां तक ये कितना है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। इधर ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होता रहता है फोर्स के हिसाब से, बट काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स रहता है। कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू के एन। देख लिया?
सॉरी। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ लिखा। चेक करते हैं एफ एस मैक्स कितना है इस क्वेश्चन में। एफ एस मैक्स कितना है? देखो एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। क्या एन इसमें 20 न्यूटन है क्या? एन निकालना पड़ेगा नॉर्मल, तो उसके लिए एफबीडी बनानी पड़ेगी 2 kg की। ठीक है, तो जो ये सब फोर्स इंक्लाइंड लग रहे हैं तो इनके कंपोनेंट लो। तो ये कंपोनेंट आएगा 10 cos 37, मतलब ये आएगा 8 न्यूटन। ये ऊपर वाला आएगा 6 न्यूटन 10 sin 37। वैसे 20√2 के भी दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा 20√2 मतलब 20 cos 45, 20√2 cos 45। cos 45 होता है 1/√2, तो √2 से 1/√2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 20 और ये भी आएगा 20। एक 20 इसका वेट भी लग रहा है नीचे और एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है। समझ में आया? तो नॉर्मल इस पे कितना लग रहा है, ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, n+6 इज इक्वल टू 40, तो n आया 34 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स कितना आएगा, म्यू एस कितना है 0.5 इंटू 34, 17 न्यूटन आएगा एफ एस मैक्स। अब मुझे बताओ कि जो फोर्स लग रहा है वो 17 से ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? कितना लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स? 28 लग रहा है ना, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, दोनों राइट में लग रहे हैं। इन दोनों के कंपोनेंट इसको चलाएंगे राइट में, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा और फोर्स कितना, कौन सा लगेगा, काइनेटिक। तो काइनेटिक कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.4 इंटू नॉर्मल कितना है 34, तो देख लो कितना आएगा। 0.4 इंटू 34 कितना आया, निकाला क्या? 13.6। ठीक है, सही है ना? तो मतलब हाँ, राइट में इस पर फोर्स लग रहा है 28 न्यूटन, मास है 2 kg।
और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे कितना 13.6 न्यूटन, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा 28 माइनस 13.6 बाई 2। इसको सोल्व कर लोगे? ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या एक्सेलेरेशन क्या होता है? ठीक है। अब मैं एक तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक बैग है मेरे पास, मेरे पास एक बहुत हैवी बैग है, उसको मुझे चलाना है, स्लाइड करना है। तो एक तो तरीका मैं इसको ऐसे पुश करूं, इसको बोलते हैं पुश करना, और एक तरीका है मैं इसको पुल करूं फोर्स लगा के। बताओ तुम कौन सा यूज करोगे, पुश करोगे या पुल करोगे इसको चलाने के लिए? हाँ, मैंने बोला पुश, मास सेम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, फोर्स अलग अलग लगाना पड़ सकता है, F1 F2 लिख रहा हूं। मुझे बताओ किस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, पुश में या पुल में? मतलब पुश करना इजी है कंपेयर टू पुल करना? उल्टा बोल रहे हो, पुल करना इजी होता है। देखो क्यों, देखो पुश करने में क्या होगा, इसके अगर मैं कंपोनेंट लूं तो एक कंपोनेंट ये आएगा, ये चलाएगा इसको, मान लो एंगल है थीटा, तो ये आएगा F1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट है ये आएगा F1 sin थीटा। ये ऑब्जेक्ट को और दबाएगा। समझ में आया? तो मुझे बताओ नॉर्मल बढ़ेगा या कम होगा? नॉर्मल, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, नॉर्मल बढ़ जाएगा। समझ में आया? इससे अच्छा तो मैं ऐसे फोर्स लगाता, ऐसे, या फिर ऐसे लगाता, तो फिर नॉर्मल mg आता। बट ऐसे पुश करने में, ऐसे हम पुश करके आगे ले जाएं तो नॉर्मल बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, नॉर्मल बढ़ गया, तो बताओ क्या हुआ? नॉर्मल बढ़ गया तो Fs मैक्स बढ़ जाएगा। Fs मैक्स पता है ना क्या होता है? जैसे अभी क्वेश्चन में हमने देखा था 10 न्यूटन था मैक्सिमम वैल्यू, तो 10 से ज्यादा आपको लगाना था, अभी 10 से 20 हो गया मान लो, तो अब 20 से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको पुश करने में। समझ में आया क्या? Fs मैक्स बढ़ गया और ऊपर से फिर आप फोर्स भी इंक्लाइन लगा रहे हो, तो 20 से ज्यादा नहीं, उससे भी और ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये F1 cos थीटा, ये वाला फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए। Fs मैक्स क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, तो ये भी इंक्रीज हो गया ना। तो पुश करना चाहिए पुल, पुल में क्या होगा देखो, हाँ क्या क्या, हाँ मैंने ये बोला कि पुश करना ज्यादा इजी है या पुल? हाँ, पुश में देखो नॉर्मल बढ़ गया। अब इधर देखो, इस फोर्स के कंपोनेंट लो,
तो ये आएगा F2 cos थीटा और ये आएगा F2 sin थीटा, इधर mg और ये नॉर्मल। मुझे बताओ यहाँ पे नॉर्मल कितना, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे n प्लस F2 sin थीटा इज इक्वल टू mg, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, ये कम हो गया देखो नॉर्मल, तो fs मैक्स वो होता है म्यू एस एन, वो भी कम हो जाएगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम हो गई, मतलब कम फोर्स पे चल जाएगा, क्योंकि पुश करने में हम ऑब्जेक्ट को और दबाते हैं, और दबाने से और ज्यादा फ्रिक्शन को हेल्प मिलती है। समझ में आया? आपको इंटरलॉकिंग बढ़ाना है या कम करना है? इंटरलॉकिंग, तो ऐसे दबाओगे क्या ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, उससे तो और बढ़ जाएगी ना इंटरलॉकिंग। तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे, आपने देखा होगा ट्रॉली को या बैग को हम ऐसे ही लेके जाते हैं, है ना, हो सकता है कोई ऐसे भी लेके जाता होगा, बट ऐसे मत करो, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जनरली कैसे ऐसे लेके जाते हैं, समझ में आया? तो ये लिख लो और फिर लिख लेना, इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल देन पुश। थीटा जीरो के कंपेयर में भी तो इसमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। थीटा जीरो होता तो नॉर्मल mg होता, होता कि नहीं होता? तो ये तो उससे भी बढ़िया है। मैंने पूछा मिनिमम, सबसे इजी, सबसे कम फोर्स कब लगाना पड़ेगा, थीटा जीरो पे या फिर इस पर? थीटा जीरो पे नॉर्मल mg आएगा, इस पे तो mg से भी कम आ रहा है। समझ में आया? तो नॉर्मल जितना कम हो जाए उतना ही फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले केस में हम इंटरलॉकिंग कम कर देते हैं, मतलब नॉर्मल को कम कर देते हैं। अगर नॉर्मल कम हो जाए किसी तरीके से तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, हाँ लिखो ना। इंक्रीज, उधर डिक्रीज। क्या? हाँ बहुत ठंडी है। तो मुझे बताओ, किसी भी ब्लॉक को जस्ट बिगिन टू स्लाइड करवाना है, मतलब जस्ट उसको हिलाना है, तो कैसे फोर्स लगाएं, पुश करते हुए या पुल करते हुए? अगर आपको मिनिमम फोर्स लगाना है तो यही क्वेश्चन है। एक फोर्स है, हाँ ये पुलिंग फोर्स है, थीटा एंगल पे लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू है। आपसे पूछा फाइंड
minimum force F such that block is just at angle theta such that block is just begin to slide, such that block is just begin to slide. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू. हटा दूं वो. ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन शीट में भी मिलेंगे तुम्हें. ठीक है, तो फिर दोबारा पूछते हो तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाया तुम्हें समझ में नहीं आया. तो ध्यान से समझो. देखो इधर देखो, हमें क्या पता है कि फॉर जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू स्लाइड के लिए जो फोर्स होना चाहिए वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स के, है ना. अब एफ एस मैक्स निकालना है तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले नॉर्मल निकालो. हाँ, तो नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ के कंपोनेंट लो. एफ ये आएगा एफ कोस थीटा और ये आएगा एफ साइन थीटा. इसकी वजह से नॉर्मल कम हो जाएगा, ये एम जी और ये नॉर्मल. तो क्या लिखूं मैं? एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी. तो एन इज इक्वल टू क्या बचा? देखो नॉर्मल कम हो गया ना, है ना. तो एफ एस मैक्स कितना? वो होता है म्यू एस इंटू एन. म्यू एस कितना है? म्यू इंटू एन, मतलब एम जी माइनस एफ साइन थीटा, है ना. ये आ गया एफ एस मैक्स. अब हमें पता है फॉर जस्ट बिगिन टू स्लाइड, फॉर जस्ट बिगिन टू स्लाइड, देखो फ्रिक्शन किधर लगता है? इसके अपोजिट लगेगा, एफ एस मैक्स. समझ में आया? फॉर जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ कोस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू एफ एस मैक्स. होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, तो एफ कोस थीटा इज एफ एस मैक्स कितना आया? म्यू, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा. इसको उधर लेके जाओ, तो म्यू एफ साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी. इधर से एफ कॉमन लेंगे तो एफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. ये आंसर है. समझ में आया? दिस इज द आंसर. ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये तो क्वेश्चन था.
डन। हाँ म्यू एम जी लिखा है। डन। इसमें लिखो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एट एनी एंगल थीटा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एफ एट एनी एंगल थीटा, एट फिक्स्ड एंगल थीटा। ऐसे लिखो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एट फिक्स्ड एंगल थीटा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एट फिक्स्ड एंगल थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो फिक्स किया हुआ है कि इस एंगल पर फोर्स लगाओ तो बताओ कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये पूछा था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एट दिस एंगल थीटा। अब इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछूं अगर, कि मैंने तो तुम्हें पूरी छूट दे दी है किसी भी एंगल पे लगाओ, बट मिनिमम फोर्स लगना चाहिए। समझ में आया क्या? जैसे अभी तुम बोल रहे थे ना कि सर अगर मैं जीरो एंगल पे लगाऊं तो मिनिमम लगेगा क्या? तो किसी भी एंगल पे लगाओ। अब मुझे ये आंसर बताना है कि मिनिमम वैल्यू, अब लिखो इसके बाद लिखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर एनी एंगल थीटा। फाइंड मिनिमम वैल्यू क्या? हाँ इसी में लिखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर एनी एंगल थीटा। ठीक है। अब देखो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? और मिनिमम वैल्यू? तो मान लो कि मैंने थीटा एंगल पे फोर्स लगाया, अब ये फोर्स मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो। समझ में आया? तो कोस, मान लो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू ये कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये होगी ना। तो f मिनिमम कब होगा? जब ये y मैक्सिमम हो, तभी होगा ना f मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू y की, f का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा? म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये आंसर है इसका। ठीक है। अब ये कैसे आता है एक बार तो मैथमेटिकल टूल्स में देख लेना, ये कैसे आया था मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो। और किस एंगल पर लगाएं? ऑल्सो फाइंड द एंगल थीटा। तो वो थीटा जो एंगल होता है जिस एंगल पर ये मिनिमम फोर्स लग रहा है वो होता है टेन इनवर्स म्यू।
वो कितना होता है, टेन इनवर्स म्यू। जैसे एक क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है 2 kg का, म्यू एस की वैल्यू है 0.5। आपसे पूछा फाइंड मिनिमम फोर्स एंड द एंगल फॉर मिनिमम फोर्स such that 2 kg is just begin to slide। समझ में आया क्या पूछा मैंने? तो फॉर्मूला क्या है मिनिमम फोर्स का, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये है ना? हाँ, तो म्यू कितना है 0.5, एम कितना है 2, जी कितना है 10 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर, इससे आंसर आ जाएगा। समझ में आया जितना भी आएगा। और थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स म्यू, म्यू या म्यू एस, तो कितना है टेन इनवर्स 0.5। इतने एंगल पर लगाना पड़ेगा, इतना, ये मिनिमम फोर्स होगा इस एंगल पे। तो इससे हमें पता भी लग जाता है कि किस एंगल पे लगाएं कि कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? लिख लो। डन, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके सर, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय Bye sir, thank you sir. बाय बाय। Bye sir, thank you.